बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा जो लेक्चर है ये इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है। इसमें हम थर्मल कंडक्टिविटी पढ़ेंगे। इससे पहले हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पढ़ चुके हैं और इसमें हम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे और हॉल इफेक्ट पढ़ेंगे। और उसके साथ साथ सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है दैट इज अनकलैम्प स्कैटरिंग। अगर आप इसे देखें, अपनी बुक है, बुक पे मैं उसे यहाँ पे शेयर करूँ आपके साथ। तो ये स्कैटरिंग है, अनकलैम्प स्कैटरिंग, इसका ये आर्टिकल है। बेटा इसी का एक अच्छा आर्टिकल भी इसने चैप्टर नंबर 5 के एंड पे लिखा है। अगर आप वहाँ से पढ़ेंगे तो ज़्यादा आपको समझ आएगी। हमें जैसे ये समझना है कि ये है क्या, कि अनकलैम्प स्कैटरिंग क्या होती है। बेटा प्रॉब्लम ये है कि दो तरह की स्कैटरिंग होती है। एक कहते हैं नॉर्मल स्कैटरिंग और एक कहते हैं अनकलैम्प स्कैटरिंग का नाम देते हैं। जो नॉर्मल स्कैटरिंग है, जैसा कि हम इस फिगर में देख सकते हैं, बेटा ये एन प्रोसेस लिखा है, दिस इज द एन प्रोसेस। एन प्रोसेस से मुराद है नॉर्मल स्कैटरिंग, एन यू प्रोसेस से मुराद है अनकलैम्प स्कैटरिंग। अब जो अनकलैम्प है ये एक साइंटिस्ट का नाम है और बड़ा अगली सा वर्ड इस्तेमाल होता है यहाँ पे, बट ये एज इट इज एग्जिस्ट करता है। तो बेटा इन नॉर्मल प्रोसेस हम देखते हैं कि हमारे पास दो वेव वेक्टर्स हैं। ये दोनों वेव वेक्टर्स इस ओरिजिन पे फॉल कर रहे हैं। ये स्केयर है ना, ये आपको ब्रिलियंट जोन की बता रहा है कि दिस स्केयर इज द ब्रिलियंट जोन, फर्स्ट ब्रिलियंट जोन। ब्रिलियंट जोन होता है जिसमें ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ के एग्जिस्ट करती हैं। हमने पढ़ा ये दो वेव वेक्टर्स यहाँ पे आके फॉल कर रहे हैं, तो ये एब्जॉर्ब हो गए और एक वेव वेक्टर बना K3। अब देख सकते हैं K1 K2 भी ब्रिलियंट जोन के अंदर है और K3 भी ब्रिलियंट जोन के अंदर है। अब इन्हें ऐड करूं, K1 प्लस K2 दोनों वेक्टर्स हैं, तो आंसर विल बी K3। और ये इसमें ना तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वायलेट करेगा, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ भी वायलेट नहीं करेगा, और ये इसे हम कहते हैं नॉर्मल स्कैटरिंग, नॉर्मल प्रोसेस। बेटा बट इन अनकलैम्प स्कैटरिंग जब K1 और K2 की वैल्यू बढ़ जाए, K1 क्या होता है, K क्या होता है 2 पाई ओवर लैम्डा। अगर K1 की वैल्यू बढ़ जाए 2 पाई ओवर लैम्डा 1, इसे मैं लिख सकता हूँ कि वेव वेक्टर दिस कैन बी रिटन एज, इसे लिख सकते हैं 2 पाई ओवर लैम्डा। मैंने कहा जब K1 बढ़ेगा फॉर लार्जर K1 एंड लार्जर K2, K1 कब बढ़ेगा फॉर शॉर्टर वेवलेंथ, जो वेवलेंथ शॉर्ट होगी, फॉर शॉर्टर वेवलेंथ और फॉर लार्जर वेव वेक्टर। तो जब मोमेंटम ज्यादा हो K1 K2 आर रिप्रेजेंटिंग बेसिकली द मोमेंटम, डिस्टेंट मोमेंटम। तो बेटा इसका जो रिजल्टेंट आए तो वो कुछ इस तरह आए कि वो जो है फर्स्ट ब्रिलियंट जोन के बाहर आके फॉल कर, K1 K2 को ऐड किया तो रिजल्टेंट क्या आया, K3 आया। ये कहाँ पे आगे फॉल किया, फर्स्ट ब्रिलियंट जोन के बाहर। अगर ये फर्स्ट ब्रिलियंट जोन के बाहर आगे फॉल करता तो बेटा देन वहाँ पर मोमेंटम कंजर्वेशन जो है वो वायलेट हो जाए। तो हम क्या करेंगे, जो अनकलैम्प स्कैटरिंग प्रोसेस है वो क्या है, तो बेटा इसमें हम क्या करेंगे, यूजिंग जी वेक्टर, जी रेसिप्रोकल लेटिक्स में, जी इज अ वेव वेक्टर, हमने पढ़ा इसे लास्ट सेमेस्टर में। यूजिंग रेसिप्रोकल लेटिक्स वेक्टर जी, इसे यूज करते हुए हम इस K3 को कन्वर्ट करके ले आएंगे ब्रिलियंट जोन के अंदर। बेटा दिस प्रोसेस इज नोन एज अनकलैम्प स्कैटरिंग। मीन्स अब यहाँ पर तो अकेला था ना, K1 K2 की सम K3 की इक्वल है। यहाँ पर क्या है, K1 K2 इक्वल है K3 प्राइम प्लस G। तो किसकी इक्वल आएंगे,
3 के इक्वल आएंगे। बेटा दिस इज द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल एंड अनक्लैम्प्ड स्कैटरिंग, इसे आप लोगों ने देखना है। हम इसके बाद चलते हैं, हमारे पास एक शॉर्टली जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो है मोशन इन मैग्नेटिक फील्ड। बेटा दिस इज वेरी सिंपल, इसे आपने गौर से पढ़ना। जस्ट लाइक हम कहते हैं कि हमारे पास एक जो है हमने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड की, और इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करने से हमारा जो फर्मी स्फीयर है वो मूव कर गया, तो सिर्फ उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स के अलावा वहाँ पर एक और फोर्स भी मौजूद है जो फ्रिक्शन की वजह से वहाँ पे मौजूद है। तो जो टोटल फोर्स लगेगी, इलेक्ट्रिक फोर्स जो क्या थी, टाइम रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम की इक्वल थी, प्लस उसमें ड्यू टू फ्रिक्शन भी एक फोर्स आएगी, और उससे मैं कहूँगा डेल्टा के ओवर टाउ। मीन इस फोर्स को मैं लिख सकता हूँ, नॉर्मली हम इस फोर्स को अगर लिखें तो हम ऐसे लिखते हैं, समझे बेटा इसे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो फोर्स होती क्या है, टाइम रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, डी पी ओवर डी टी इज इक्वल टू फोर्स, और मोमेंटम है किसके इक्वल, एच कट के इक्वल। तो मैं इसे लिख सकता हूँ एच कट डेल्टा के, चेंज इन वेव वेक्टर ले लो, एच कट डेल्टा के ओवर डेल्टा टी डी टी इक्वल्स फोर्स। बेटा ये जब अकेली इलेक्ट्रिक फोर्स हो, लेकिन बेटा इसके साथ साथ यहाँ पर एक और फोर्स भी मौजूद है, जिस फोर्स को हम फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं, और ये इक्वल होगी डेल्टा के ओवर टाउ। टाउ इज दी रिलैक्सेशन टाइम इज इक्वल टू एफ। ये फोर्स कुछ इसके इक्वल आएगी। अब बेटा लेट्स सपोज हमारा जो पार्टिकल है वो मूव कर रहा है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में, और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स लगेगी, और उस फोर्स को हम लॉरेंट्ज फोर्स कहते हैं, इसकी हमने पहले बात की थी। इसकी इक्वल है, अगर सीजीएस सिस्टम में लिखूं तो क्या आएगा, माइनस ई। मैं दोबारा लिख देता हूँ इस प्रोसेस को आपके आसानी के लिए, लेकिन हमने ये पढ़ा हुआ है। लॉरेंट्ज फोर्स क्या आएगी, क्यू ई प्लस क्यू इंटू वी क्रॉस बी। ये बेटा एसआई सिस्टम है। अगर सीजीएस सिस्टम लो तो इसी को मैं लिखूंगा एफ एल इक्वल्स क्यू ई प्लस क्यू ओवर सी वी क्रॉस बी। सीजीएस सिस्टम हमारे इस प्रोसेस में चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है, माइनस ही होता है, तो क्यू किया भी माइनस ही, इसलिए भी माइनस ही। कैन राइट इट एज ई प्लस 1 over C V cross B. This is in CGS system. You can see here. तो हमारे पास ये फोर्स की वैल्यू आई माइनस ई, ये था एसआई सिस्टम में, और ये सीजीएस सिस्टम में। अब हमें पता है कि मोमेंटम एम वी इक्वल होता है एच कट डेल्टा के, और देन इक्वेशन ऑफ मोशन की फोर्स की वैल्यू अगर हम वहाँ पे पुट करते हैं इसी इक्वेशन में, ये जो हमने इक्वेशन लिखी थी ना, यहाँ पे फोर्स की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, एच कट डी ओवर डी टी प्लस 1 ओवर टाउ इंटू डेल्टा के इज इक्वल टू माइनस ई प्लस 1 ओवर सी वी क्रॉस बी। आई कैन राइट इट एज, तो इसे ऐसे लिख सकते हैं। तो बेटा तो फोर्स हमारी इसके इक्वल है, और ये था क्या, टाइम रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, और हम इसकी वैल्यू यहाँ पे लिख सकते हैं एम डी ओवर डी टी प्लस 1 ओवर टाउ इंटू वी। मीन्स हम यहाँ से वैल्यू लिखी इसका डेल्टा के की, तो ये वाली वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आई, और इंटू वी दिस इज इक्वल टू दिस वन, तो ये इस इक्वेशन के इक्वल आया। अब बेटा इन स्टेडी स्टेट जो टाइम रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी है वो जीरो होगा, वो आगे चल के हम स्पीड कंडीशन को अप्लाई करते हैं।
अगर हम यहाँ पे देखें तो बेटा हमारी इक्वेशन है एम डी ओवर डी टी प्लस वन ओवर टाउ बी इक्वल्स, बेटा ये हमने कन्वर्ट किया है, याद रखिएगा, एच कट डेल्टा के को एम बी की फॉर्म में कन्वर्ट किया है। तो एम डी ओवर डी टी प्लस वन ओवर टाउ टी, क्योंकि इसका हमें डेरिवेटिव लेना है तब ये फोर्स बननी है। मोमेंटम एम वी मोमेंटम है, ये फोर्स नहीं है। इसमें फोर्स कब बनना है, व्हेन वी टेक इट्स डेरिवेटिव। तो हम इसका डेरिवेटिव लिया, तो डेरिवेटिव में एम तो कांस्टेंट था, सिर्फ बी का डेरिवेटिव आना है डी ओवर डी टी प्लस वन ओवर टाउ बी इक्वल्स माइनस ई प्लस वन ओवर सी बी क्रॉस बी। अब लेट्स सपोज दिस फोर्स इज अप्लाइड अलोंग नेगेटिव वाई अलोंग जी एक्सिस। तो बेटा मैं इसे लिख सकता हूँ कि एम डी ओवर डी टी वन ओवर टाउ वी इक्वल्स माइनस ई प्लस वन ओवर सी वी क्रॉस बी। बेटा यह बड़ी समझने की बात है कि अगर ये अलोंग वाई एक्सिस है तो हम इसी इक्वेशन को लिख सकते हैं। बेटा क्या था, एम बी उसमें लिखा हुआ था एम डी वी ओवर डी टी, तो बी क्वेश्चन क्या लिखा था, डी ओवर डी टी प्लस वन ओवर टाउ वी माइनस ई प्लस वन ओवर सी वी क्रॉस बी। Let's suppose this one is the y axis, this one x y और ये c। बेटा इधर से मैं एंगल लूं, यानी अगर आप देख सकते हैं, ये अगर 3D पिक्चर में आपको दिखाना चाहूँ, ये हमारा x, ये z और ये y, और अगर ये वाला एंगल में लूं, ये वाला, तो y और z के दरमियान एंगल बनेगा 90, और इधर से अगर मैं x के दरमियान एंगल लूं, ये वाला, तो ये एंगल बनेगा 270। तो बेटा मैं इसे लिख सकता हूँ इसी इक्वेशन को, एम डी ओवर डी टी वन ओवर टाउ वी एक्स की फॉर्म में लिखूं तो माइनस ई प्लस वी क्रॉस बी, वी भी साइन थीटा, और मैंने कहा कि मैग्नेटिक फील्ड अलोंग जी एक्सिस है और मैंने वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट देना है, तो क्या आएगा वी वाई बी साइन 90। साइन 91 होता है, तो इसे वैसे ही हम लिख लेंगे, तो माइनस ई कैपिटल ई प्लस वन ओवर सी वी बी वी वाई इज द नेगेटिव कंपोनेंट ऑफ चलिए मैं इसे लिख देता हूँ, इसका जो रेजर है ना, ये रेजर है, इसे यहाँ पर यूज कर सकते हैं। I can write this as तो बेटा हमारे पास वैल्यू है जस्ट फ्रॉम ये आएगा वी वाई बी साइन 91। इस तरह बेटा जब बी एक्स बी सॉरी ये वी एक्स की वैल्यू, ठीक है, वी एक्स बी की वैल्यू के लिए यहाँ पे एंगल 90 लिया, तो ये साइन 90 है। तो ये बड़ा अगर ये आपने इधर से ये एंगल लेना तो इधर से ये वाला लेना, अगर ये एक्स के साथ 90 है तो ये वाई के साथ जो है वो 270 है। तो अगर तो वी एक्स 90, तो यहाँ पे भी वी एक्स आएगा एंड साइन 90 इज इक्वल टू 1। इस दोबारा से खोलते हैं, शायद ये वर्क करना शुरू करते हैं, हम इसे कर देते हैं, दोबारा से देखते हैं। हाँ, तो ये बेटा इसकी हम बात कर रहे थे, ये वी एक्स है, तो वी एक्स बी साइन 90। लेकिन जब बेटा मैं y की बात करूँ तो फिर डी ओवर डी टाउ डी टी वन ओवर टाउ वी वाई माइनस ई कैपिटल ई प्लस वन ओवर वी वाई बी साइन 270 आएगा। बेटा साइन 270 माइनस 1 होता है, तो इसी को मैं लिख सकता हूँ ई प्लस वन ओवर सी माइनस आ जाएगा, क्योंकि 270 है, साइन 270 माइनस 1 होता है,
वी वाई बी के इक्वल आ जाएगा। तो बेटा इन दोनों इक्वेशंस को आप यहाँ पे देख सकते हैं, बोथ इक्वेशन आर गिवन है, दोनों इक्वेशंस को यहाँ पे देख सकते हैं। ये तीसरी इक्वेशन है वी जी की, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हुई है अलोंग जी डायरेक्शन, तो वी जी क्रॉस बी, तो सेम डायरेक्शन में क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है, तो ये वाला फैक्टर जीरो हो जाएगा। सिंपल क्या आएगा, डी ओवर डी टी प्लस 1 ओवर टाउ वी जी इज इक्वल टू माइनस ई जी। अब बेटा इन स्टेडी स्टेट द टाइम रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी की जो वैल्यू होती है वो जीरो होती है, लिहाजा डी वी एक्स ओवर डी टी भी जीरो, डी वी वाई ओवर डी टी भी जीरो, डी वी जी ओवर डी टी भी जीरो। तो हमारे पास इक्वेशन बचेगी एम ओवर टाउ वी एक्स दिस वन, ये वाला फैक्टर तो जीरो हो गया। इसे आप फॉलो करें और इसे सॉल्व करें बेटा, डी वी एक्स ओवर डी टी जीरो, डी वी वाई ओवर डी टी जीरो, डी वी जी ओवर डी टी जीरो स्टेडी स्टेट कंडीशन में। तो सिर्फ क्या बचेगा, एक एम बचेगा, टाउ बचेगा, वी एक्स बचेगा, एम वी एक्स ओवर टाउ, यहाँ पे क्या बचेगा एम वी वाई ओवर टाउ, यहाँ पे क्या बचेगा एम वी जी ओवर टाउ, एम वी एक्स ओवर टाउ दिस वन, एम वी वाई ओवर टाउ दिस वन, और एम वी जी ओवर टाउ दिस वन। और यहाँ से अगर मैं वी एक्स की वैल्यू निकालूं, ये जब ये वाला फैक्टर एलिमिनेट हो जाएगा तो वी एक्स कुछ इसके इक्वल आएगा। इसमें जो ओमेगा सी है बेटा, इसे हम कहते हैं साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी, वो इक्वल है माइनस ई बी ओवर एम सी। हमारे पास वी एक्स वी वाई और वी जी की वैल्यूज आए बेटा। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है, आर्टिकल है, दैट इज हॉल इफेक्ट। हॉल इफेक्ट क्या है, इसे हम कुछ यहाँ पे इस इक्वेशन पे देख सकते हैं। इस फिगर में हम देख सकते हैं कि बेटा हमने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड किया अलोंग वाई एक्सिस, और करंट इज अप्लाइड अलोंग एक्स एक्सिस। ये करंट है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली क्या है मैग्नेटिक फील्ड। हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो इसमें जो चार्जेस हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस, ये बैक वाला फेस और फ्रंट वाला फेस, इन दोनों पे आ जाएंगे। एक साइड पे पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे, एक साइड पे नेगेटिव चार्जेस आएंगे, और ये इसके अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाएगा। दिस इज नोन एज हॉल इफेक्ट। कहता है द हॉल इफेक्ट is the electric field developed across the two faces of the conductor। electric field या electric potential difference develop हो जाता है in the direction J cross B। J cross B दोनों के perpendicular होगा, क्रॉस प्रोडक्ट ना, ये J है B है, तो J और B का जो perpendicular डायरेक्शन होगी ये along, ये अगर X है ये Z है तो ये along Y axis होगा, इधर को जाएगा या इधर को। तो अब उस बैक फेस को यहाँ पे दिखा रहा है, तो एक साइड पे पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे, दूसरी साइड पे क्या आ जाएंगे नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे। और दिस इज प्योरली ड्यू टू दी मैग्नेटिक फोर्स, जो क्या होता है Q इनटू V क्रॉस B, और इसके इक्वल आ जाएगा। और ई वाई की वैल्यू जो है आपने कैलकुलेट की हुई है, हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो क्योंकि अब ये वाई में चार्जेस, यहाँ पे वाई में तो लेंथ नहीं है, ये तो वायर सिर्फ हम एक्स से करंट फ्लो कर रहे हैं ना, तो वाई में कोई यहाँ पे चार्जेस जाएंगे बैक साइड पे और यहाँ पे अकोमोलेट हो जाएंगे, वी वाई विल बी जीरो। अगर वी वाई जीरो हो ना तो बेटा ये वाली इक्वेशन में अगर वी वाई जीरो हो जाएगा तो हमारे पास ये वाला जीरो हो जाए, तो यहाँ से हम ई ये वाला फैक्टर आपके प्लस हो जाएगा। हमारे पास ई वाई की जो वैल्यू बचेगी बेटा वो आएगी माइनस ओमेगा सी टाउ ई एक्स, और इसकी जो वैल्यू है वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, और ओमेगा सी की वैल्यू लिखें तो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ ई वाई। तो ये ई वाई की वैल्यू है जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुई अलोंग वाई एक्सिस, जो एक्स और जी दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में थी, ये उसकी इक्वल आ गई। इसे आप पहली इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं, वी वाई को जीरो पुट करें और यहाँ से भी हम इसकी वैल्यू जो है वो निकाल सकते हैं। तो यहाँ से आप अगेन वी वाई को जीरो पुट करें, ई वाई आप निकाल सकते हैं, तो वी वाई की वैल्यू हमारे पास ये आएगी बेटा। दिस इज हॉल इफेक्ट, और इसमें ये जो कोफिशिएंट है ना ई वाई माइनस ओमेगा सी टाउ ई एक्स माइनस ओमेगा सी टाउ ई एक्स, तो बेटा दिस इज नोन एज, इस इक्वेशन को मैं लिख सकता हूँ तो माइनस ई बी टाउ और एम इंटू ई एक्स। अगर मैं वैल्यू पुट कर दूँ यहाँ पे ओमेगा सी की, तो यहाँ पे एक क्वांटिटी है ई वाई जो पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप हुआ डेवलप हुआ अलोंग वाई एक्सिस टू दी
करंट डेंसिटी अलोंग एक्स और जो आपने मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड की है, करंट डेंसिटी और ई वाई और को डिवाइड करूंगा करंट डेंसिटी पे और मैग्नेटिक फील्ड पे, तो जो ये एक टर्म आएगी जिसमें हम कहते हैं हॉल कोफिशिएंट, क्या कहते हैं हॉल कोफिशिएंट। इसमें ई वाई और जे एक्स की वैल्यू भी आपने पहले पढ़ी हुई है, और बी की वैल्यू इंसर्ट करूँ तो हॉल कोफिशिएंट विल बी इक्वल टू -1/n/e। ठीक है बेटा, दिस इज द हॉल इफेक्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बड़ा आसान है, इसे आपने लाजमी करना है बेटा, जो पेपर में आता है। उसके बाद है कंडक्टिविटी ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल। पहले आपने बेटा कंडक्टिविटी पढ़ी है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करने की जो एबिलिटी। अब हीट एनर्जी को कंडक्ट करने की जो मेटल की एबिलिटी है हम थर्मल कंडक्टिविटी कहते हैं, और ये थर्मल कंडक्टिविटी को के लिखते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को सिग्मा लिखते थे अगर आपको याद है। ये क्या है के, तो के इक्वल होता है बेटा 1/3 CVL। अब इसमें C क्या है, इसकी हीट कैपेसिटी पर यूनिट वॉल्यूम है, V इज द वेलोसिटी है, और L इज द मीन फ्री पाथ है। कल हमने निकाला था कि L किसकी इक्वल है, S इक्वल्स VT है ना, और S L के इक्वल है, V को VF लिखा था, T को टाउ लिखा था, और S को हम L लिख सकते हैं, मीन फ्री पाथ। ठीक है, तो ये वाली वैल्यूज हैं। अब बेटा हमें पता है कि EF किसकी इक्वल होता है, हाफ mv² की इक्वल होता है, और हमारे पास कुछ वैल्यूज ये हैं। हमने कंडक्टिविटी की वैल्यू लिखी, कंडक्टिविटी की वैल्यू लिखी है, V की वैल्यू VF लिखी है, और L की वैल्यू भी हमने लिखी है। मैं यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ बेटा L की वैल्यू, ताकि आपको लिखनी आसान हो। तो S इक्वल्स VT होता है ना, S की जगह क्या आएगा L, V की जगह क्या आएगा VF, T की जगह क्या आएगा टाउ। तो ये वाली वैल्यू बेटा यहाँ पे इंसर्ट करें, तो ये अगर आप इसमें हीट कैपेसिटी की वैल्यू निकाल के लिखी जो हमने पहले लिखी थी, V की वैल्यू VF लिखें और L की वैल्यू लिखें, तो हमारे पास वी विल लेफ्ट विद दिस इक्वेशन। बेटा ये एग्जैक्टली इसी तरह इक्वेशन जो है ये हो जाएगी, ड्राइव हो जाएगी। और उसी तरह उसके बाद है रेशियो टू दी थर्मल कंडक्टिविटी टू इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, थर्मल और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के दरमियान रेशियो लूँ तो बाकी सारे फैक्टर्स इसमें कांस्टेंट आएंगे, तो मैं कहूँगा थर्मल कंडक्टिविटी टू इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इसकी जो रेशियो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी कैपिटल T। और यहाँ पर हम एक टर्म यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं लॉरेंट्स नंबर। वो क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी को डिवाइड करते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और टेम्परेचर पे। बेटा के की वैल्यू कुछ ही आएगी। दिस इज द एंड ऑफ चैप्टर। इस चैप्टर को आप अच्छे तरीके से पढ़ें, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं ग्रुप पे। और स्टे ट्यून्ड, अल्लाह ताला आपको हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।